हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अभी परीक्षा विज्ञान की क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे होंगे और इसी बीच मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सब कुशल होंगे। इस बीच मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का कुछ क्वेश्चन का हल लेकर के आ रहा हूँ और इसको आप देखें, विज्ञान के प्रश्नों का हल देखें और इससे लाभ उठाएं। तो चलिए अब लेते हैं विज्ञान के प्रश्नों को, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इस स्थिति में वस्तु की स्थिति, जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तभी जो है सो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर दिया है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, तो डी में ऑप्शन दिया, तो डी में आंसर होगा। आगे देखते हैं। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। तो एफ बराबर आर बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नहीं, तो आर बराबर 2f हो जाएगा। उसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर 2f, तो बी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है। जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो वो अभिलंब से दूर। बी वाला आंसर हो जाएगा, अभिलंब से दूर। फिर अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से हमेशा जो है सो प्रतिबिंब जो बनता है अवतल लेंस से वो सीधा एवं छोटा। ए में आंसर इसका है, तो इसका आंसर हम ए में टिक करेंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, तो डी में दिया हुआ डी डायोप्टर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण हमेशा जो है सो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बी में इसका आंसर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं या फिर उसको दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं, तो ये डी में दृष्टिपटल है, डी आंसर होगा। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो इसमें हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है होना चाहिए, मानव सामान्य नेत्र के स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी वो कितनी है? तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। वो शायद हो सकता है क्वेश्चन ये हो, तो क्वेश्चन रहता तो ये इसका आंसर ए वाला होता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं, तो शायद या तो क्वेश्चन आंसर है या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर आंसर गलत। अगला देखते हैं, डी फोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो डी फोकस लेंस द्वारा जो है सो जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो ये बी में है, तो बी में हम टिक करते हैं। क्योंकि निकट दृष्टि दोष को हम लोग जो है सो अवतल से और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर करते हैं, तो इसमें जरा दृष्टि दोष होगा। तारों के टिमटिमाने का कारण है देखते हैं, तारों के टिमटिमाने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, तो ये बी में है, तो बी में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो आई स्क्वायर आर करता है, बी आई करता है, बी स्क्वायर बाई आर करता है, आई आर स्क्वायर ये नहीं करता है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, तो बी में टिक करेंगे इसको हम। प्रतिरोध का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का स्थायी मात्रक जो है वो ओम होता है, सी में टिक करेंगे। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ऐसी घटना होती है जिसमें एक कुंडली के चारों तरफ चुंबक को घुमाते हैं या चुंबक के चारों तरफ कुंडली को गति कराते हैं, तो उसमें क्या विद्युत धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, तो ये सी में दिया हुआ है, तो सी में हम टिक लगाएंगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा, तो बादल के दिन में हम नहीं कर पाएंगे इसका उपयोग। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। उत्पाद तो जो बनता है उसको कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो बी में लगाएंगे इसका टिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ZnO प्लस सी
बराबर जेड एन प्लस सी ओ में किसका उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे ख्याल से किसका उपयोग नहीं होता, किसका उपचयन हो रहा है, तो उपचयन यहाँ पर जो है सो सी का उपचयन हो रहा है। तो बी में आंसर होता, अगर उपचयन का आता तो बी में आंसर होता सी का कार्बन का उपचयन हो रहा है, जबकि जेड का अपचयन हो रहा है। तो सी में हम टिक लगाएंगे यहाँ पर। No text found at that location. No text found at that location. यहाँ पर सी में टिक लगाएंगे। और फिर सी में टिक लगाएंगे यहाँ पर। फिर है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो हम लोग देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से जो प्राप्त होता है, तो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है, वो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ये आंसर होगा इसका। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? NaOH जो कि क्षार है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये सही है। HCl नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आम्ल नीले को लाल कर देता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। ग्लूकोज लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ग्लूकोज का लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो यही आंसर होगा मेरा सी। निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? तो जठर रस का मान, जठर रस में अम्ल पाया जाता है वहाँ पर, और नींबू में भी अम्ल पाया जाता है। शुद्ध जल का pH 7 होता है, इसलिए रक्त होगा। रक्त का pH मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, तो ए का आंसर इसका होगा। अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति जो वो अम्लीय होती है, तो ए में अम्लीय। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु अम्लीय होती है, तो अम्लीय में ए में टिक लगेगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल दही में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दही सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन भी और मरकरी भी। अगर धातु अधातु के बारे में नहीं पूछा है, धातु कौन सा धातु रहता है, तो मरकरी लिखते हैं। कौन सा धातु रहता है, ब्रोमीन। लेकिन कौन सा तत्व, धातु और धातु दोनों तत्व ही है, तो सी होगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पर देखते हैं सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड, Au, ये सी में टिक लगेगा। फिर उसके बाद एक्वा रेजिया में पाया जाता है, तो एक्वा रेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3, ये दोनों 3:1 के अनुपात में पाया जाता है, तो ये दोनों में यहाँ पर टिक हो जाएगा। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, जिसका प्रक्रियात्मक समूह, इसका प्रक्रियात्मक समूह को हम लोग कीटोन कहते हैं, इसको हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कीटोन ग्रुप में। निम्न में से किस तत्व में के बारीक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे 2, 8 और 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण पौधों में ही होता है, और पौधों में भोजन बनाने के लिए सभी का जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो उपयुक्त सभी होगा। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ए में टिक करेंगे हम। अगला देखते हैं, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव के हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, तो 4 में टिक करेंगे यहाँ पर। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन सभी जंतु हार्मोन है, केवल साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, तो हम यहाँ पर इसमें साइटोकाइनिन में टिक करते हैं, ये साइटोकाइनिन होगा। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क ए में टिक करेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो मुकुलन के ईस्ट में होता है, हाइड्रा में, तो हाइड्रा या नहीं ईस्ट में है, तो ईस्ट में हम टिक करेंगे। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो अंडाशय जब परिपक्व होता है तो ये फल में विकसित हो जाता है, तो डी में दिया है, तो इसको फल में टिक करेंगे। समजात अंग का उदाहरण है, तो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, ये सभी जो है समजात अंग के ही उदाहरण है, क्योंकि ये सभी की संरचना एक ही समान है।
समान है, तो ये डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता हम लोग किसे कहते हैं? तो इसमें अनुवांशिकी पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो बी में टिक करेंगे। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें देखते हैं तो घास, गेहूँ, आम, तो ये तीनों पादप हैं। यहाँ पर घास, बकरी, मानव, तो ये घास को बकरी खाती है, बकरी के मांस जो है का भक्षण मनुष्य करता है, तो यही आहार श्रृंखला है, तो ये बी में हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक है यानी कि उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपने भोजन का उत्पादन खुद करते हैं, और उसको उत्पादक कहते हैं। पेड़ पौधों को, हरे पेड़ पौधों को, और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं उसको हम लोग जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पर जो है तो घास है, ये उत्पादक है, तो इसको डी को, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए घास उत्पादक है, तो डी में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ों से चिपक करके, पेड़ों से काटने के बचाया जाता था, पेड़ों से चिपक करके, और पेड़ जब काटने के लिए काटने से उसे बचाया जाता था, उसको वही उसी को चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो वन नाशन रोकना, ये आंसर ए में है। फिर है खादिन पाए जाते हैं, तो ये भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिला में जो है सो वर्षा जल संग्रहण का जो तरीका जो है उसको अपनाया जाता है, जिसे खादिन, जहाँ पर जो खादिन है, जिसे खादिन के नाम से जानते हैं, तो ये खादिन पाए जाते हैं कहाँ पर? राजस्थान में। ये फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो समतल दर्पण जो है सो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की दुगनी हो जाएगी, क्योंकि समतल दर्पण से जितना दूरी पर कोई वस्तु होता है, समतल दर्पण अपने पीछे की और उतनी दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो 100 सेंटीमीटर, तो उसका दुगना 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा, जबकि दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ है, इसका मतलब कि फोकल दूरी के अंदर रखा हुआ है, यानी ध्रुव और फोकल दूरी के बीच में रखा है अवतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब ध्रुव और फोकल दूरी के बीच में रखा हुआ, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा, तो ये सी में, तो सी में टिक करते हैं। अगला, किस दर्पण की दृष्टि विस्तृत होता है, अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। अगला, एक लेंस की क्षमता 2.5D है, यह लेंस होगा। तो इसमें यहाँ पर क्षमता, लेंस की क्षमता जो है धनात्मक है, तो इसलिए धनात्मक है, तो ये उत्तल लेंस होगा, और ऋणात्मक रहने पर अवतल लेंस होता है, तो ये ए में टिक लगेगा इसका। किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो अवतल लेंस का फोकस जो है सो आभासी होता है। हम लोग देखते हैं अवतल लेंस अगर बनाते हैं तो इसमें एफ हमको प्राप्त नहीं होता, बल्कि किरण को पीछे की ओर जब लाते हैं इस टाइप से इधर निकल जाता है, लेकिन इसको जब पीछे लाते हैं तो यहाँ एफ प्राप्त होता है, तो आभासी, इसका एफ आभासी होता है। तो अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है, तो ए में इसका आंसर हो जाएगा। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण वायु से जो है सो जल में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम वस्तु को अपने मस्तिष्क से सीधा अनुभव कर पाते हैं, तो ए में आंसर होगा इसका ए, चूंकि नेत्र का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला, पछमावी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो पछमावी पेशियों के दुर्बल होने से जो है वो जरा दृष्टि दोष का उत्पन्न होता है, तो इसमें दिया हुआ नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। और पछमावी पेशी के कारण निकट दृष्टि या दूर दृष्टि नहीं उत्पन्न होता है। दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है नेत्र गोलक के लंबा होने से या छोटा होने से, और उसी तरह से नेत्र लेंस का जो है सो वक्रता घटने बढ़ने से ये सब दोष उत्पन्न होता है। सिलियरी पेशी की वजह से दोष उत्पन्न नहीं होती, पछमावी पेशी की वजह से ये दोष उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। आँख की उत्तल लेंस वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायक है? तो वक्रता को बदलने में सिलियरी पेशियाँ ही सहायक है। सिलियरी पेशी के दबाव बढ़ने पर
जो है वक्रता उसकी बढ़ जाती है, उसकी दबाव घटने पर सिलियरी पेशी स्थिर हो जाती है, तो नेत्र लेंस की वक्रता जो है सो घट जाती है, तो यह सिलियरी पेशी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? रेटिना पर बनता है, जिसे कि हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये यहाँ पर होगा। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र होता है वो हम लोग एमीटर से मापते हैं। तो बी में आंसर इसका होगा। प्रतिरोधकता के SI मात्रक, प्रतिरोधकता के SI मात्रक जो है सो ओम है। ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताना चाहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। अगर पूछा जाता है किस ध्रुव में विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तब हम लोग लगाते हैं दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पूछता है कि प्रकट होती है, तो ये उत्तरी ध्रुव में। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? C4 लिखा है यहाँ पर, जो होना चाहिए CuSO4। CuSO4 जल विलयन का रंग नीला होता है, यही सही है। तो ए में टिक लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बी मिसप्रिंट है। Na2 गैस दिया है, Na2 गैस तो हो नहीं सकता, N2 गैस होगा, तो ये भी N2 गैस रंगहीन होता है। या अगर Ne गैस लिखता है नियॉन, तो नियन तो Ne2 नहीं होता, तो लेकिन वो भी रंगहीन होता है। तो इसमें आंसर ए ही सही हो। चिप्स के पॉकेट को में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? विकृत गंधिता से बचने के लिए उसको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। तो इसका आंसर बी में, तो बी में हम टिक करेंगे। मीथेन का दहन है, तो मीथेन के दहन के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है प्रचुर मात्रा में, इसलिए उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये ए में आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूना का उपयोग करते हैं। लेकिन चूना को दो प्रकार का होता है, एक कली चूना होता है CaO और एक भखरा चूना होता है CaOH2। कली चूना को जब पानी में डाल देते हैं तो वह योगशील पानी के साथ योगशील अभिक्रिया करके CaOH2 बनाते हैं, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर CaOH2 होना चाहिए, बी का। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है तो हल्दी, लिटमस पत्र, वेनिला, ये तीनों तो उपयुक्त सभी, आंसर डी होगा। इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो देखते हैं कि NaOH, KOH, CaOH2 ये तीनों प्रबल क्षारक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लगा देंगे इसमें इनमें से कोई नहीं, डी में आंसर लगाएंगे। अगला है NaOH का उपयोग होता है, तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में होता है, तो सी में इसमें टिक करेंगे। फिर देखते हैं कि मेथोनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? तो मेथोनोइक अम्ल नेटल के डंक में पाया जाता है, तो बी में टिक करेंगे, क्योंकि लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक में ही टिक होगा, दोनों नहीं होगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो स्वतंत्र अवस्था सिल्वर और गोल्ड दोनों पाए जाते हैं, इसलिए दोनों आंसर होगा। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो बी में दिया होता है हाइड्रोजन गैस, बी में टिक करेंगे। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, देखते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यहाँ पर है, तो ये तीनों डी में है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है कॉपर, क्लोरीन नहीं पाया जाता है, क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु, मरकरी जो है धातु है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है, ये सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, ये भी सही है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ, ये भी सही है। कार्बन में समावेशता का गुण नहीं पाया जाता, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा मेरा, डी। आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं और आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो जब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। परमाणु का आकार भी जो है छोटा होता है। तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति में भी कमी होती है, संयोजकता में वृद्धि होती है, तो हम बी में टिक करेंगे। पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी, तो पादप में जल का वहन जो है वो जाइलम द्वारा होता है। भोजन का वहन फ्लोएम द्वारा होता है, लेकिन जाइलम द्वारा, जल का वहन जाइलम द्वारा ही होता है, तो ए में टिक करेंगे। अगला, मछली के हृदय में कोष्ठक सी संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 कोष्ठक होते हैं, तो हम देखते हैं 2 में टिक करेंगे, ए में टिक 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो यहाँ पर है आधारी निस्यंद के एकक, कोशिका गुच्छ, चयनित पुनरावृत्ति, किसका संबंध? सभी का संबंध है, डी से।
रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है स्फिग्मैनोमीटर से, जिसका ए में दिया तो ये आंसर होगा। कौन सा हार्मोन अधिवीरिक ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अधिवीरिक ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि इंसुलिन पैंक्रियाज से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनलिन जो है अधिवीरिक ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये इसका आंसर होगा। विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग जो है HIV एड्स भी है और वार्ट भी है, ये तो दोनों होगा, सी में आंसर इसका है। फिर है प्लेसेंटा की रचना होती है, तो प्लेसेंटा जो है वो तस्तरी नुमा आकृति होती है, तस्तरी नुमा, तो इसका आंसर ए में दिया, तो ए में हम टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो निम्न में कौन जीवाश्म का उदाहरण, तो यहाँ जितने भी दिए हुए हैं तीनों, ट्राइलोबाइट, नाइटिया और राजासौरस, ये सभी जो है जीवाश्म है, तो डी में इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो टी स्मॉल टी डबल स्मॉल टी, ये बौने पौधे को दर्शाता है। तो यहाँ डबल एफ दे दिया, तो डबल एफ नहीं होता, मिसप्रिंट हो गया, तो बौने पौधे को ये टी हम लोग लिखते हैं, तो ये टी जो है बौने पौधे को दर्शाता है। लंबे पौधे को कैपिटल लेटर में डबल टी लिखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2, तो डी में टिक करेंगे हम। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र खेत भी है, बागवानी भी है, चूंकि खेत भी मनुष्य खेती करता है, तो खेत लगाता है, वो भी एक परितंत्र का उदाहरण है। मनुष्य बागवानी करता है, बागान लगाता है, बगीचे लगाता है, वो भी एक प्रकार का परितंत्र है, तो दोनों हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस का अधिकांश मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए मीथेन हो जाएगा, सी आंसर इसका होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। आगे जो क्वेश्चन है मिले देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है, तो चलिए हम इस पर देखते हैं। नेत्रगोलक की आकृति होती है, तो नेत्रगोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, तो इसको हम गोलाकार में टिक कर देंगे। गोलाकार होती है, तो गोलाकार में टिक करेंगे, ये गोलाकार। अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और उत्तल से दीर्घ दृष्टि दोष दूर करते हैं, तो आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। विद्युत आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का इकाई मात्रक कूलाम, जैसे 10 कूलाम विद्युत आवेश या 15 कूलाम विद्युत आवेश बोलते हैं, तो ए। उसी तरह से इसका एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या cm दिया हुआ, कितना cm, सो यहाँ पर मिस छूट गया, इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो फोकस दूरी 20 होगी। यदि वक्रता त्रिज्या 80 है तो फोकस दूरी 40 होगी। यदि वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी 10 होगी। तो इसको हम आप लोग पर छोड़ते हैं, ये इसमें तो दिया हुआ नहीं, तो इसका कौन सा आंसर, कुछ भी आंसर तो नहीं लिखा जा सकता है जब छूट गया तो। आगे देखते हैं। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर, तो जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल दर्पण होगा, तो इस समतल दर्पण ए में टिक करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, तो इसमें हम समतल दर्पण को टिक करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस दर्पण का दृष्टि विस्तार विस्तृत होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार विस्तृत होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहा जाता है, इसलिए अवतल दर्पण इसका आंसर होगा, हजामत बनाने में उपयोग करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये ए में ऑप्शन दिया हुआ, तो ए मेरा ठीक हो जाएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, हम लोग जानते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सभी एक ही समतल में होते हैं, एक नियम ये। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये 2 है, तो दो ठीक करेंगे इसमें। लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक जो है डायोप्टर है, डी में दिया हुआ, तो डी में टिक करते हैं।
यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा की मान क्या होगी? तो प्रतिरोध की दोगुना करेंगे तो धारा का मान आधी हो जाती है, तो इसको हम बी में टिक करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा हम लोग किससे, जनित्र से, जनरेटर से उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर बी में है, तो बी में जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए इसका आंसर 13 का बी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक हो गया ए में। उत्पाद तो है वो पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनता है, उसको उत्पाद करते हैं। प्रेरक अभिक्रिया को गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसको भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो है, तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है वो अपघटित हो जाता है, तो सी में हम टिक करेंगे यहाँ पर। अगला है वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। तो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसका आंसर बी में है, तो बी में टिक करेंगे। एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन होगा। तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, या तो विलयन होगा क्षारीय, तो इसमें सी में टिक करेंगे। अगला है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3, तो ए में है, तो ए में दे देंगे। हाँ, चूँकि NaCO3 तो वैसा कोई तत्व नहीं, यौगिक नहीं होता है। Na2HCO3 भी यौगिक नहीं है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ही होता है। तो Na2CO3 में हम ए में टिक कर दिए। आगे देखते हैं धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, तो बी में टिक करेंगे। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करता है, ए में है आंसर ये। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव धातु यहाँ पर जो दिया है सो कोई भी नहीं है द्रव, यहाँ मिसप्रिंट हो गया। सी में आंसर हमको लगता है सी में Hg होना चाहिए था, Hg होता है पारा, ये द्रव होता है तो Hg होना चाहिए था, तो Hg दिया नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं आप लोग, फिर आप लोग अपना करेंगे। आगे देखते हैं चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, तो इनमें से सभी को हम चाकू से लिथियम सोडियम पोटेशियम सभी को लिथियम सोडियम पोटेशियम सभी को चाकू से काट सकते हैं, तो इनमें से सभी आंसर हो गया। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ये सोल्डर बनता है रांगा, तो इस सी में इसको करेंगे ठीक। निम्न में से अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह OH होता है, ये दो जगह दे दिया है, तो किसी एक में हम ए में टिक करते हैं। इसका OH प्रक्रियात्मक समूह OH होता है। आगे देखते हैं कि इनमें कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन में केवल एक कार्बन पाया जाता है, इसलिए मीथेन को सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ए में टिक करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, तो ये बी में है, बी में टिक करेंगे। अगला एक कोशिकीय जंतु, तो एक कोशिकीय जंतु अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, तो बी में टिक करेंगे। आगे देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, तो सी में टिक करेंगे। अगला कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अणु के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो है सो स्त्री हार्मोन है जो वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ए में दिया है, तो ए में इसको टिक करते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, देखते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी उपरोक्त सभी, तो डी इसका आंसर होगा, इसका डी आंसर होगा डी में। अगला है हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि से होता है, तो ये मुकुलन लिखेंगे बी में। फिर है DNA कहाँ पाया जाता है? तो DNA कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में लिखेंगे। यहाँ केंद्रक भी दिया है, लेकिन केंद्रक में ही पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, बी में। ऑप्शन में केंद्रक कोशिका केंद्रक में और कोशिका का केंद्रक दोनों नहीं होना चाहिए था, तो लेकिन कोशिका के केंद्रक में हम टिक करते हैं। आगे जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द सबसे पहले प्रस्तुत किया था जॉनसन ने, तो सी में है, तो सी में टिक करते हैं। आगे अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडल ने किया था, तो इसको ए में लिखेंगे, टिक करेंगे। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके जो है सो पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूर्य से सौर ऊर्जा भी प्राप्त होता है। इस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है।
तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये सी में, तो सी में आंसर इसका दे देते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, साफ जल में रहता है। तो ये इसका आंसर जो है सो ए वाला हो जाएगा, साफ जल में। निम्नांकित में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है, समाप्त होने वाला संसाधन है। वन जो है सो फिर से दोबारा लग जाते हैं, वन को काट देते हैं तो फिर से लगते रहते हैं, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वन होता है, सी में टिक करेंगे। वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण जो है सो निर्वनीकरण है। जंगल को काटते जाने से वन प्राणी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इसमें हम सी में टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो सॉल्यूशन बताया अच्छा लगा होगा। इससे आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जूनियर स्टडी सेंटर को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।